कि जो भी ऑनलाइन के बच्चे हैं वो कहते हैं क्लास को रिकॉर्ड कर लिया करें, ताकि अगर बाद में ज़रूरत पड़े देखने की तो काम आ सके। तो मैम आपका क्लास 11th है, ठीक है, और आईएससी बोर्ड से हैं आप। तो इसमें हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अपना अकाउंट्स, ठीक है, और इकोनॉमिक्स भी कवर करेंगे लेकिन कुछ समय बाद। पहले इसमें थोड़ा स्पीड में आ जाए। तो 11th के अकाउंट्स में जो है आपका, अच्छा इससे पहले आपने कॉमर्स पढ़ी होगी 9th में और 10th में, 2 सब्जेक्ट पढ़े होंगे कॉमर्स स्ट्रीम के, वो था एक कॉमर्स और दूसरा था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो आपने पढ़ी थी 9th और 10th में, लगभग उतने ही चैप्टर्स आपको 11th 12th में भी पढ़ने हैं, उसमें कंटेंट बढ़ जाएगा, कुछ चैप्टर्स ऐड ऑन होंगे, बट 70 to 80% चैप्टर्स वही पढ़ने हैं जो आपने 9th 10th में पढ़े थे, विद लिटिल बिट इंक्रीज इन सिलेबस। अब कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में आपने अकाउंट से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ा था क्लास 10th में, वो था फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अब वो चैप्टर आपको नहीं समझ में आया होगा 10th में, वो इसलिए नहीं समझ में आया होगा क्योंकि फाइनल अकाउंट जो होता है वो आपके 11th का चैप्टर है, और 11th में भी सबसे लास्ट में वो पढ़ाया जाता है, ठीक है, यानी वो लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग होता है। सबसे पहला स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है जर्नल बनाना, जो कि मेरे ख्याल से 9th में 10th में आपने नहीं पढ़ा है। सेकंड स्टेप होता है लेजर बनाना, जो भी आपने नहीं पढ़ा था। थर्ड स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस बनाना, ये भी आपने नहीं पढ़ा था। हालांकि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाता होगा वहां पे, बट वो एज अ क्वेश्चन दिया जाता था, आपको खुद से बनाना इसको नहीं आता है, वो 9th 10th में आपने नहीं सीख। हाँ, बैलेंस शीट यहाँ आती है 4th स्टेप में फाइनल अकाउंट्स में, ये आपके कोर्स में था क्लास 10th में। फाइनल अकाउंट्स के अंदर 3 चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीजें आपको बनानी पड़ती थी। कैश बुक आपका यहाँ जर्नल से लेजर के स्टेप में जब हम जाते हैं, इसके बीच में एक चैप्टर आता है सब्सिडरी बुक्स, वो कभी कभार इसकी जरूरत पड़ती है, कभी कभार इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन अवर नीड्स हम बनाते हैं सब्सिडरी बुक्स। ये 9 टाइप्स की होती है, और 9 टाइप्स में से एक कैश बुक है, ठीक है सर। इसको फिर इस स्टेप में क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि मैंने अभी कहा कि ये कभी जरूरत पड़ती है सब्सिडरी बुक्स की, कभी नहीं पड़ती है, बट जर्नल के बाद लेजर ही बनेगा, ये 100% है। लेजर तो आपको बनाना ही पड़ेगा जर्नल के बाद, और लेजर के बाद आपको ट्रायल बैलेंस भी 100% बनाना पड़ेगा, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स भी 100% बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हमने देखा है ये हमारा फ्लो ऑफ अकाउंटिंग है, हम अकाउंट्स 11वीं की इसी फ्लो में सीखेंगे, ठीक। हाँ, मैं ऊपर सिलेबस लिखने जा रहा था, बट काफी सारे चैप्टर्स तो इसी में हो गए, क्योंकि मैंने बताया सबसे पहले हमें जर्नल बनाना सीखना है, यानी चैप्टर जो हमें सबसे पहला न्यूमेरिकल चैप्टर जो हमको पढ़ना पड़ेगा वो कौन सा होगा, जर्नल। उसके बाद हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ये सब्सिडरी बुक्स का भी चैप्टर पढ़ना है, तो सेकंड चैप्टर ये हो गया। थर्ड चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा ये लेजर बनाते कैसे हैं, इसका चैप्टर। फोर्थ चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, इसका चैप्टर। और फिफ्थ चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा ये फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये हमारा 5वां चैप्टर। तो 5 चैप्टर्स तो ये हो गए हमारे। उसके बाद क्योंकि आप आईएससी से हैं और
और आईएससी बोर्ड थोड़ी ज्यादा मेहनत करवाने के लिए बहुत फेमस है, तो उसने कई मिसलेनियस चैप्टर डाल दिए हैं। वैसे तो क्लास 11th में आपको सिर्फ अकाउंटिंग फ्लो समझाना ही सीबीएसई का ऑब्जेक्टिव होता है, बट आईएससी बोर्ड ने कहा केवल इतना ही नहीं पढ़ाएंगे, हम और भी चीजें बताएंगे। तो ये अकाउंटिंग फ्लो के 5 चैप्टर्स तो आपको पढ़ने ही है, उसके बाद अलावा भी कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो मैं आपके चैप्टर न्यूमेरिकल चैप्टर्स के मैं नाम लिख रहा हूं। तो सबसे पहला चैप्टर हुआ जर्नल, जो आपको करना है। सेकंड चैप्टर का नाम हुआ कैश बुक। थर्ड चैप्टर का नाम हुआ सब्सिडरी बुक्स। सर अभी आपने 2 मिनट पहले कहा था कि कैश बुक भी एक तरीके की सब्सिडरी बुक है। हाँ है, बट कैश बुक के लिए एक अलग चैप्टर दे दिया गया है, क्योंकि कैश बुक के अंदर भी बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, तो इसलिए उसको सब्सिडरी बुक से एक अलग चैप्टर बना दिया गया है आपकी बुक में। आपके यहाँ डीके गोयल चलती है ना? हेलो जी। तो डीके गोयल ने उसको एक अलग चैप्टर दिया है, जो कि सही भी है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है कैश बुक। फिर फोर्थ चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो कौन सा है? लेजर। फिफ्थ चैप्टर जो आपको करना है वो है ट्रायल बैलेंस। और सिक्स्थ चैप्टर पढ़ना है फाइनल अकाउंट्स। पहले 6 चैप्टर्स तो हम यही पढ़ेंगे। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो जर्नल हमें पढ़ना है ना, इससे पहले हमें काफी सारी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अकाउंट्स 9th-10th में इसीलिए नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि आपका बेस अभी नहीं तैयार होता है 9th-10th में, इसलिए ही सबसे पहली बार अकाउंट्स 11th में इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत आपने फाइनल अकाउंट वगैरह पढ़ा था वो आप भूल जाइए, चलेगा, क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ना यहीं से शुरू करेंगी। तो यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले भी आपको लगभग 7 to 10 डेज की एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, काफी सारी थ्योरी। उस थ्योरी में क्या क्या होगा? उस थ्योरी में काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जैसे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं और उन टर्म्स का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग टर्म्स जैसे आपने शब्द सुने होंगे एसेट, पर उसका मतलब नहीं पता है, तो इन सब चीजों का मतलब पता चलेगा तो ही आप ये चैप्टर्स कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स वाले। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, डेटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है। तो ये जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स हैं, ऐसे लगभग 30-40 अकाउंटिंग टर्म्स हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, तो आपकी बुक की शुरुआत में लगभग 4 से 5 चैप्टर्स दिए हुए हैं जो केवल थ्योरी कवर कर रहे हैं, तो उन चैप्टर्स को हमें सबसे पहले कवर करना पड़ेगा। उन 4 to 5 थ्योरी चैप्टर्स को कवर करना पड़ेगा ताकि हम इन न्यूमेरिकल चैप्टर्स को उसके बाद कर पाए। और ये चैप्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई लोग सोचते हैं थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट होगी नहीं, और ऊपर से आपके एग्जाम की बाइफरकेशन ऐसी हो जाती है कि थ्योरी केवल 12 नंबर की आती है और 68 मार्क्स का आ जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आदमी सोचता है थ्योरी क्या पढ़े। अगर आपने ये 4 से 5 चैप्टर्स की थ्योरी अच्छे से नहीं की तो आप ये जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब डेटर क्रेडिटर का मतलब पता होगा तभी आप उसकी जर्नल एंट्री पास कर पाएंगे। ठीक, अब बात करें इसके आगे फाइनल अकाउंट्स के बाद आईएससी ने आपके लिए अतिरिक्त मेहनत क्या रखी है। आईएससी ने आपके लिए अतिरिक्त मेहनत जो रखी है वो ये है कि इसके बाद आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, और उनमें से एक है सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा, इसका अकाउंटिंग फ्लो से कोई लेना देना नहीं है, अकाउंटिंग फ्लो के चैप्टर्स यही हैं, ये एक सीरीज की तरह पढ़ते रहेंगे कि आप देखेंगे जर्नल की मदद से बन रहा है लेजर की मदद से बन रहा है ट्रायल बैलेंस की मदद से बन रहा है फाइनल अकाउंट्स, पर ये अलग है, ये किसी सीरीज के थ्रू नहीं बनेगा, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ 7 से लेकर लास्ट तक जितने भी लिखते हैं। 8th चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एनजीओ भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में एनजीओ कहा जाता है।
यानी एक एनजीओ की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। नाइन्थ चैप्टर जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो है बीआरएस। 10th चैप्टर जो है आपका कोर्स में वो है एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन। इलेवेंथ चैप्टर जो है आपका वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और 12th चैप्टर जो है वो है फाइनली डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये जो पहले 6 चैप्टर्स हैं वो अकाउंटिंग फ्लो वाले चैप्टर्स हैं, वो आपको करने हैं। और फिर ये 7 से 12 कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स आपके कोर्स में रखे गए हैं, ये भी आपको कवर करने हैं। सर काफी काटा पीटी हुई है इस बार सिलेबस में, जो काटा पीटी हुई है वो हटा दी जाएगी, लेकिन कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो पूरी तरह डिलीट हुआ हो आपके कोर्स से। कुछ कुछ कंटेंट हर चैप्टर में से डिलीट हुआ है, उसको हम लोग हटा के ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 12 चैप्टर्स हमें करने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन 12 चैप्टर्स को पढ़ने से पहले आपको 4 से 5 चैप्टर्स जो थ्योरी के हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ताकि अकाउंट्स थोड़ी बहुत समझना आना शुरू हो जाए। ठीक, तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो आपकी बुक का, डीके गोयल की बुक का सबसे पहला चैप्टर है, और वो उसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें भी आपको अकाउंट्स का बस फ्लो समझ में आएगा, अकाउंटिंग टर्म्स समझ में आना शुरू नहीं होंगे। अकाउंटिंग टर्म्स सेकंड चैप्टर से समझ में आना शुरू होंगे, जब हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें 30-40 टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग, वहां से समझ में आना शुरू होंगे। यहाँ पे बस आपको अकाउंट्स का मतलब और अकाउंट्स का फ्लो समझ में आएगा। तो चलिए आपकी बुक का सबसे पहला चैप्टर खोल लेते हैं। मैम आपका स्कूल कौन सा है? अच्छा, यहाँ सीबीएसई लिखा है, पर आपका और सीबीएसई का सिलेबस एक ही है। ठीक है, बस एक डिफरेंस है कि आपको वो जो एनजीओ का चैप्टर मैंने बताया है वो आपको पढ़ना पड़ता है, वो सीबीएसई वालों को नहीं पढ़ना पड़ता। बाकी पूरा सिलेबस अकाउंट्स का आपका सीबीएसई का एक ही है, इसीलिए हम लोग बुक्स भी एक ही यूज करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं इस चैप्टर पे, और इसमें सबसे पहले आपकी नीड ऑफ अकाउंटिंग यहाँ लिखी होगी, और इसके बारे में काफी राम कथा लिखी होगी, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। हमें सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में पढ़नी है वो है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, 3 मीनिंग्स यहाँ लिखी हुई है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी मीनिंग कौन सी है? तो सबसे अच्छी जो हमें लगती है मीनिंग वो है ये वाली, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की। ठीक, ऐसा नहीं है कि अगर आप एग्जाम में आर एन एंथनी या स्मिथ एंड एशबर्न की भी डेफिनेशन लिखे तो वो गलत हो जाएगी। नहीं, आपको तीनों में से जो सबसे अच्छी याद हो रही हो वो याद कर लीजिएगा। ठीक, तीनों याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक जो सबसे अच्छे से याद हो जाए वो कर लीजिएगा। ठीक, तो हम ये वाली ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें खुद को सबसे आसानी से यही वाली याद हुई थी।
तो इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events which are in part at least of a financial nature and interpreting the results thereof। ठीक है, यहां पे हमें लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट बातें दिख रही हैं। पहली क्या कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग की। दूसरा क्या है? आर्ट है क्लासिफाइंग की। तीसरा समराइजिंग की आर्ट है। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स of which are in part of a financial nature and interpreting the results thereof। अगर मेरे ख्याल से ये 8 सवालों के जवाब दे दूं तो आपको ये पूरी डेफिनेशन अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, क्लासिफाइंग का मतलब क्या है, समराइजिंग का मतलब क्या है, और मनी का मतलब तो खैर आप जानती हैं, ट्रांजैक्शन इवेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, और इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहले आर्ट है रिकॉर्डिंग की। तो यानी जो भी बिजनेस में, जब भी हम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं तो सिर्फ 2 ही चीज रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते वक्त हम सिर्फ 2 चीजें रिकॉर्ड करते हैं, एक है ट्रांजैक्शन, दूसरा है इवेंट। ठीक है, किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते वक्त सिर्फ यही 2 चीजें रिकॉर्ड होती हैं, ट्रांजैक्शन और इवेंट। ठीक, और इस डेफिनेशन में भी ट्रांजैक्शन और इवेंट यहां देखो दिया हुआ है, तो ट्रांजैक्शन और इवेंट तो समझ ही लेना चाहिए। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्टिविटीज अच्छा, ये बुक की डेफिनेशन नहीं है, ये अपने आप से हमारी बनाई हुई डेफिनेशन ही है। एक्टिविटीज कैरीड आउट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर which are of financial nature। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है? ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि कैरी आउट करते हैं हम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर यानी ये फाइनेंशियल ईयर भी 12 महीने का ही होता है, जैसे कि हर ईयर होता है, बट ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं चलता है, ये चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, जैसे कि एक फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1/4/2020 से, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 में। ठीक है, तो यानी जो आप कैलेंडर ईयर अपना देखती हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर, हमारे अकाउंट्स में वो नहीं चलता। हमारे अकाउंट्स में चलता है फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो जो भी एक्टिविटीज एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंडक्ट करी जा रही है ना बिजनेस, ठीक है, एक चीज है इसमें, एक्टिविटीज कैरिड आउट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन अ बिजनेस। ठीक है, एक बिजनेस में
जो भी फाइनेंशियल नेचर की एक्टिविटीज कैरी आउट की जा रही हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो हमारी क्या हुई, ट्रांजैक्शन हुई। ठीक है, एक्टिविटीज कैरीड आउट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जो कि कितने साल का होता है, 1 साल का होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जो भी फाइनेंशियल नेचर की जितनी भी एक्टिविटीज कैरी आउट की जा रही हैं वो क्या होगा, ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तो एक बिजनेस में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज की जाती है फाइनेंशियल नेचर की, तो किसी भी बिजनेस को सोच लो अपने दिमाग में। ठीक है, कोई भी बिजनेस सोच लो, मैं कहता हूं एक साधारण से जनरल स्टोर वाले को सोचो। तो एक जनरल स्टोर वाला कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है फाइनेंशियल नेचर की, उसके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से साल भर में, बताइए। हाँ बिल्कुल, यानी सबसे पहला परचेस, परचेस करता है, तो परचेस भी क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुआ। सेकंड, सामान बेचना यानी सेल्स, वो भी क्या हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, हाँ। अब परचेज और सेल्स पता है आपको, दो चीजों की हो सकती है। उस किराने स्टोर वाले को ही सोचो, उस किराने वाले ने 10 रुपए वो मैगी का पैकेट जो होता है वो परचेज किया, तो वो क्या है, वो तो उसके लिए सामान है ना, जिसको खरीद के वो बेचेगा, वो रीसेल पर्पस के लिए उसने खरीदा है ना। मैगी का पैकेट उसने रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है, पर उसने एक कुर्सी खरीदी अपने बैठने के लिए वहां किराने स्टोर पे, तो क्या वो उसने रीसेल पर्पस के लिए खरीदी है, नहीं ना। तो बिजनेसमैन जो भी चीज रीसेल पर्पस के लिए खरीदता है ना, उसको हम कहते हैं गुड्स। ठीक है, ठीक है, यहां लिख देते हैं। गुड्स, गुड्स का मतलब क्या हुआ, बिजनेसमैन जो भी चीज रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहा है। प्लस एक और चीज ऐड कर देते हैं इसमें, साथ ही उसी चीज का बिजनेस भी करता है। ठीक है, गुड्स को आइडेंटिफाई करने का ये 2 तरीके होते हैं मैम। ठीक है, यानी पहला पॉइंट तो हमने जब उसको कुर्सी को गुड्स मानने से इनकार किया, वो क्या था कि वो रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदी गई है, वो दुकानदार ने अपने बैठने के लिए लिए, रीसेल पर्पस के लिए नहीं लिए, इसलिए भी वो गुड्स नहीं है। और दूसरा जो पॉइंट है जिसकी बिना पे आप ये कह सकती हैं कि वो गुड्स नहीं है, वो ये भी है कि वो जो कुर्सी ली है, तो कुर्सी लेकर बेचना उसका बिजनेस थोड़ी है, वो तो एक जनरल स्टोर वाला है ना। एक जनरल स्टोर वाला कुर्सियां मेज ये सब थोड़ी बेचता है, वो तो फर्नीचर वाला बेचता है। ठीक है, जनरल स्टोर वाला तो डेली नीड्स की चीजें, आटा दाल चावल यही सब चीजें बेचता है ना। तो इस पॉइंट को भी दिमाग में रखते हुए आप क्या कह सकती हैं कि वो कुछ नहीं है। तो इन दोनों में से कोई भी चीज अगर सेटिस्फाई ना हो रही हो, तो उसको हम गुड्स मानने से इनकार कर सकते हैं उस आइटम को। ठीक है, तो सर अगर कुर्सी को, जो कुर्सी उसने खरीदी, अगर उसको गुड्स नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, उसको एसेट कहा जाएगा फिर। ठीक है, उसको हम एसेट बोलेंगे। आप बताओ, उसने उसी जनरल स्टोर वाले ने चॉकलेट के डिब्बे खरीदे, तो वो क्या है, वो गुड्स हुए।
उसने क्लासमेट के रजिस्टर्स खरीदे। गुड्स नहीं हुआ मैम ये। अच्छा, क्लासमेट के अगर नहीं, इस हिसाब से बताओ, क्लासमेट के अगर 4 रजिस्टर खरीदे हैं तो गुड्स हुआ कि एसेट हुआ? हाँ, ये एसेट हुआ। क्यों? क्योंकि ये उसने रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा है। ठीक है, 4 रजिस्टर खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है अपने यूज के लिए खरीद रहा है। ठीक। अब दूसरा, उसने रजिस्टर्स खरीदे हैं कितने? 100 रजिस्टर्स खरीदे हैं। तो ये गुड्स है कि एसेट है? पक्का? पक्का श्योर है आप? लेकिन आपको ये दिमाग में नहीं आ रहा कि किराना स्टोर है और स्टेशनरी दो अलग अलग चीजें होती हैं। स्टेशनरी शॉप्स अलग होती है, किराना शॉप्स अलग होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। किराने वाले कॉपी किताबें बेच सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता, और है ना? तो इसके ऊपर और बढ़ते हैं और यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं। ट्रांजैक्शन क्या हुआ? परचेज ऑफ गुड्स भी ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ गुड्स भी ट्रांजैक्शन है। अच्छा, मैंने आपका इसमें इतना दिमाग खराब किया, पर वास्तविकता क्या है? ट्रांजैक्शन दोनों होते हैं, परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स भी। साथ ही साथ परचेज ऑफ एसेट और सेल ऑफ एसेट भी ट्रांजैक्शन ही होता है। हाँ, तो सर इतना दिमाग खराब करने की क्या जरूरत थी? मैंने दिमाग इसलिए खराब किया कि गुड्स और एसेट में अंतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ये अंतर करना सीख जाएंगी तो वो जर्नल में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके अलावा और बताइए, किराने वाले के और क्या क्या खर्चे होते हैं? परचेज सेल ही केवल नहीं होगा, और भी होंगे। हाँ, मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस। चलो, और जिस जमीन पे वो उसकी शॉप होगी, ज्यादातर किराने वालों के साथ क्या होता है, उनकी वो खुद तो जमीन लेते नहीं है। हाँ, वो खुद तो जमीन लेते नहीं है, तो उन्हें रेंट देना पड़ता है। तो रेंट भी क्या हुआ? ये भी एक एक्टिविटी हुई जो उसको करनी पड़ेगी। अच्छा, आपने ऊपर देखा अभी कि वो सामान लाद वाद के लाता है, परचेज ऑफ गुड्स, या फिर एसेट खरीद के लाता है। तो जो भी वो सामान खरीद के ला रहा है उसके लिए उसको भाड़े का खर्चा भी तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, ट्रॉली वाली मैम एसेट तो नहीं आ सकती मेरे ख्याल से। गुड्स तो चलो लाद के ले आएगा, वो भी अगर बहुत ज्यादा गुड्स हो जाते हैं तो वो भी नहीं ला सकता। जैसे कि मैं बताऊं, तो आशीर्वाद के अगर उसको 10 बोरे लाने हैं 5-5 किलो के, तो क्या वो खुद लाद के ला पाएगा? सर अगर वो कार में रख के ले आए, तो मान लो उसके पास कार नहीं है तो? हाँ, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन होता है। पर ट्रांसपोर्टेशन में मैं थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता हूँ कि मैंने अभी कहा भाड़े का खर्चा। ठीक है, वो डाले वाले का खर्चा जो होता है भाड़े का, तो वो क्या हुआ आपका? उसको हम अकाउंट्स में क्या कहते हैं? अकाउंट्स का में उस कैरेज। ठीक है, स्कूल में पढ़ा है ये? अच्छा, मैं अभी 10वीं में पढ़ा था। इसको फ्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, कैरेज या फ्रेट कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके साइड पे लिख देते हैं भाड़े का खर्चा। 8। और बताइए मैम, इसके अलावा और क्या खर्चे करने पड़ेंगे उसे? ये सभी अभी एक्सपेंस ही चल रहे हैं। ये सब एक्सपेंस की कैटेगरी की है। एक्सपेंस यानी खर्चे। इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। और एक और मैं बताऊं, ज्यादातर शॉप ओनर्स क्या करते हैं, अपनी शॉप का इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि कहीं आग वाग लग गई या गुड्स चोरी वगैरह हो गए। ठीक है, ज्यादातर ऐसे लोग जो कीमती चीजें रखते हैं, जैसे कि मोबाइल शॉप्स के जितने लोग होते हैं, वो जिनकी मोबाइल शॉप्स होती हैं, वो इंश्योरेंस जरूर करवा लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ मोबाइल चोरी होने के बहुत डर होते हैं। ठीक है, मेरे जानने में एक मोबाइल शॉप के ओनर है, आलमबाग में उनकी मोबाइल शॉप है, आपने शायद सुना हो, मिश्रा मोबाइल। हाँ, वो तो उनके यहाँ जितने मोबाइल्स होते हैं 15-20 हजार के होते ही हैं आजकल हर एंड्रॉइड फोन। तो उनके यहाँ से रात में चोरी हुई थी, तो कम से कम 10-15 मोबाइल चोरी हो गए थे एक साथ। तो अब उन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो उससे थोड़ा बहुत लॉस, पूरा लॉस नहीं मिट होता है इंश्योरेंस से, बट आपका 50 या 60% लॉस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी उठा लेती है। तो उससे पहले आपको इंश्योरेंस का खर्चा तो करना पड़ेगा, उसका प्रीमियम देना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं वो भी क्या है, आपका एक खर्चा है, और वो एक एक्टिविटी है, वो भी एक ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, चलो एक और डिस्कस कर लेते हैं। ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, हम लोग इसके आगे खत्म कर लेते हैं 10th के बाद। तो एक और कोई बता दीजिए किराने वाले के लिए ट्रांजेक्शन। हाँ, लेबर चार्जेस। लेबर चार्जेस को हम यहाँ कहते हैं वेजेस। ठीक है, लेबर्स को जो आप पेमेंट देती है, हाँ, टैक्स नहीं, टैक्स अलग चीज होती है। टैक्स को टैक्स ही बोला जाता है। कहाँ गया यार, लेकिन ये जो मजदूर होते हैं उनको जो पेमेंट की जाती है उसको वेजेस कहा जाता है, और इंप्लॉइज को जो पेमेंट की जाती है उसको सैलरी कहा जाता है। हाँ, टैक्स भी देना पड़ता है। उसके अलावा इंप्लॉइज भी हो सकता है आपने रखे हो, तो उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती है, जैसे नाके की शॉप्स हैं, तो नाके की जितनी भी शॉप्स हैं, तो वहां तो उन्होंने अपने अपने अकाउंटेंट रखे हैं, कुछ लोगों ने तो सीए रख रखे हैं, वो इतनी बड़ी शॉप्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांजेक्शन हुए। तो आपने ट्रांजेक्शन समझ लिया क्या होते हैं, यानी बिजनेस में जो भी साल भर में हम एक्टिविटीज कर रहे हैं फाइनेंशियल नेचर की, वो हमारे ट्रांजेक्शन हुए। सेकंड चीज जो हमें समझनी है वो क्या है, इवेंट। ये इवेंट क्या होता है? अच्छा, मैंने बताया सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ये टर्म्स समझने वाला ही चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। उसमें हम सारे अकाउंट्स के टर्म्स समझेंगे। तो उसमें से 2-4 टर्म्स हमारे यहाँ पर डिस्कस हो गए हैं। ट्रांजेक्शन और इवेंट भी हमको वहां समझना था, हम लोगों ने यहाँ समझ लिया है। गुड्स और एसेट भी वहां समझना था, यहाँ समझ लिया है। इवेंट का मतलब होता है रिजल्ट और आउटकम ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी एक ट्रांजैक्शन करने से अगर आपको कोई रिजल्ट या आउटकम मिल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, यानी चाहे उससे आपको फायदा हो रहा हो उस रिजल्ट से, चाहे नुकसान हो रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है, तो उस रिजल्ट को हम बोलेंगे इवेंट। ठीक है, उस किराने वाले पे ही चलते हैं। उस किराने वाले ने मान लो वो परचेज करके लाया है 5 kg का आशीर्वाद का आटा, कितने रुपए में, एट 30 रुपीज पर केजी। तो उसके कितने रुपए खर्च हुए हैं टोटल, 30 इंटू 5 150 रुपीज, है ना। अब उसको ये सेल करना होगा, और जैसा कि हर नॉर्मल इंसान करने की कोशिश करता है, वो 30 में तो सेल करेगा नहीं, उससे बढ़ा के कीमत पे सेल करेगा। तो उसने सेल किए ये 5 kg आशीर्वाद आटे एट 32 रुपीज पर केजी। तो टोटल कितना उसको पैसा मिला सेल करने पे, 160 रुपीज। अब अगर आप नोटिस करें तो उसको ये 5 किलो आटा बेचने पे 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है,
तो ये जो 10 रुपए का प्रॉफिट है इसको हम कहेंगे एक इवेंट। यानी दो ट्रांजैक्शन करने से अगर आपको कोई रिजल्ट प्राप्त हो रहा है तो उसको हम कहेंगे इवेंट। और ये लॉस के केस में भी एप्लीकेबल है, जैसे कि मान लो इसने किसी भी अनफोर्सीन सिचुएशन की वजह से ये 30 पे भी नहीं बेच पा रहा है अपना आटा, इसको 28 रुपए पे बेचना पड़ रहा है। तो 28 इंटू 5 कितना हुआ? टोटल सेल्स वैल्यू 140 रुपए। तो अब क्या हुआ है? अब इसको 10 रुपए का लॉस हुआ है ये 5 किलो आटा बेचने पे। तो ये लॉस भी क्या है? ये भी एक इवेंट है, ठीक है। तो आपको चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, वो क्या होगा? एक इवेंट होगा। तो इवेंट के अगर मैं कुछ एग्जांपल्स बताने की कोशिश करूं तो क्या होगा? सबसे पहले तो आप पूरे साल अकाउंटिंग करते हैं, और पूरे साल अकाउंटिंग करने के बाद जाहिर सी बात है साल में प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है ये जरूर निकालते होंगे, है ना। जी, वही आपका नेट प्रॉफिट जो आता है वही होता है साल भर का प्रॉफिट, और अगर नेट लॉस आता है तो वो साल भर का नुकसान। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या हुआ? ये इवेंट का एक एग्जांपल हुआ। सेकंड, लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ये सेकंड एग्जांपल। ठीक, अच्छा आप नोट कर रही है ना? ये जो भी लिख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट लगे आपको नोट कर लेना है, और अगर आप सब नोट नहीं करना चाहती स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं नोट कर रहा हूं वन नोट के ऊपर, ये शेयर करने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। यहाँ शेयर के बटन पे क्लिक भी करते हैं तो वो कहता है ईमेल आईडी पे भेजो, और ईमेल आईडी भी आउटलुक की होनी चाहिए, जीमेल की चलेगी भी नहीं। तो ये शेयर नहीं हो सकता है जो भी यहाँ इस पे लिख रहा हूं वन नोट के ऊपर में। हाँ, ये तो रहेगी। ओके, ठीक है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर और लॉस ड्यूरिंग द ईयर क्या है? ये एक इवेंट है। थर्ड, ओपनिंग स्टॉक, पता है ये क्या होता है? और चौथा क्लोजिंग स्टॉक। यही चार एग्जांपल्स होते हैं इवेंट के, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इवेंट, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो ये भी आपके क्या हुए? ये भी इवेंट के एग्जांपल्स हुए, ठीक है। क्योंकि ये भी कोई ना कोई रिजल्ट दिखा रहे हैं। रिजल्ट कैसे दिखा रहे हैं अभी देख लेते हैं। कि मान लो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 500 यूनिट्स का, और आप इस साल खरीद के लाए हैं 6500 यूनिट्स, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने हुए? 7000 यूनिट्स। उसमें से सेल कर दिया आपने 5000 यूनिट्स, और 31 मार्च पे आपके पास कितना बच गया स्टॉक? 2000 यूनिट्स। ये क्या कहलाएगा? आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था? इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है? रिजल्ट और आउटकम ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो परचेज क्या है? एक ट्रांजैक्शन। सेल्स क्या है? ट्रांजैक्शन। इन दो ट्रांजैक्शन को करने से ये जो रिजल्ट मिल रहा है आपको 2000 का क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या हुआ? ये भी एक इवेंट हुआ।
और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक भी क्या होगा, एक इवेंट होगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन और इवेंट आपको समझ में आया मैम? कोई दिक्कत इसमें क्या? चलिए फिर से देख लेते हैं। आपके पास ओपनिंग स्टॉक है मान लो 500 यूनिट, आपने साल भर में परचेज किए 6500 यूनिट्स, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 7000 यूनिट्स। इन 7000 में से 5000 यूनिट्स आपने सेल कर दिए, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, 2000 यूनिट्स का। ठीक है, तो 2000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। परचेज ऑफ स्टॉक, गुड्स परचेज कर रहा क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। गुड्स सेल करना एक ट्रांजैक्शन है, और दो ट्रांजैक्शन को करने से अगर कोई रिजल्ट प्राप्त हो रहा है तो वो क्या होगा, इवेंट होगा। ठीक है, ऊपर डेफिनेशन क्या थी इवेंट की, रिजल्ट और आउटकम ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन करने से जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो इवेंट ही तो होगा। तो इन दो ट्रांजैक्शन को करने से 2000 का क्लोजिंग स्टॉक क्या है, हमारा एक इवेंट है, क्योंकि ये एज अ रिजल्ट प्राप्त हुआ है हमें। अब यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो इसलिए वो भी हमारा क्या होगा, एक इवेंट होगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन और इवेंट समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन में आपका ट्रांजैक्शन आपने समझ लिया, इवेंट समझ लिया। अब ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग क्या होता है समझ लेते हैं, क्योंकि मनी का डेफिनेशन तो आप जानती ही होंगी, है ना। तो रिकॉर्डिंग, मैंने अभी आपको एक फ्लो डिस्कस किया था कि जिस फ्लो में हम अकाउंटिंग सीखेंगे, यानी अकाउंट्स का फ्लो, तो उसमें सबसे पहली चीज आपको क्या बताई थी, जर्नल। ठीक है, सेकंड क्या बताया था, लेजर। तीसरा क्या बताया था, ट्रायल बैलेंस। चौथा क्या बताया था, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, अब बिजनेस में हम सिर्फ दो ही चीजें रिकॉर्ड करते हैं, या तो ट्रांजैक्शन या तो इवेंट। इन दोनों के अलावा और कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करते, ये आपने भी देख लिया था। तो कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट बिजनेस में सबसे पहले अकर करता है, कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट जो बिजनेस में सबसे पहले अकर किया करता है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ, जर्नल में। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट अकर करता है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग का काम कहाँ होता है, जर्नल में होता है। ठीक है, सेकंड, कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट जो सबसे पहले अकर करता है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको लेजर में क्लासिफाई करते हैं। तो डेफिनेशन में जो क्लासिफाइंग वर्ड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो लेजर को इंडिकेट कर रहा है। लेजर में उसको क्लासिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं कहाँ, ट्रायल बैलेंस में। तो समराइजिंग वर्ड जो वहां डेफिनेशन में लिखा हुआ है आपकी, वो किसको इंडिकेट करता है, वो ट्रायल बैलेंस को इंडिकेट करता है। अब मैंने यही वाली डेफिनेशन क्यों याद की थी, उसका रीजन यही था, क्योंकि उसको समझना सबसे इजी होता है। आपकी इन्हीं चार चीजों से ये लिंक्ड होती है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग आप समझ गई। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ मनी। मनी का मतलब क्या होता है, मनी का मतलब पैसा, और इसके साथ साथ जो चीजें पैसों को डिनोट कर सके वो भी मनी के फॉर्म में होती है। यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप अपने स्कूल की फीस कैश में दे, तो वो भी क्या है, आप पैसा दे रही है, मनी दे रही है उसे। और अगर आप चेक में पेमेंट करें तो भी आप मनी ही दे रही है। हालांकि जो चेक है वो कैश फॉर्म में नहीं है, लिक्विड कैश के फॉर्म में नहीं है, लेकिन तब भी उसको मनी के टर्म्स में ही डिनोट किया जाता है। क्यों, क्योंकि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, तो यहां मनी का मतलब क्या है, प्योर हार्ड कैश भी, साथ ही साथ वो चीजें जो मनी को डिनोट भी करती हैं, चाहे वो चेक हो, चाहे वो ड्राफ्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हो। ठीक,
नेट बैंकिंग, ये सब इसमें आएगा। चलिए, तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, मनी ट्रांजैक्शन, इवेंट, ये हमने समझ लिया। अब बची हैं दो चीजें इसमें समझने की डेफिनेशन में, एक फाइनेंशियल कैरेक्टर और आखिरी इंटरप्रेटिंग। तो सबसे पहले हम इंटरप्रेटिंग को समझ लेते हैं, क्योंकि चौथी चीज यहाँ इंटरप्रेटिंग ही है समझने वाली। ट्रायल बैलेंस में ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को समराइज करने के बाद हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में जाके अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। तो इंटरप्रेटिंग का काम कहाँ होता है, फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट्स में हम रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दो फॉर्म में इंटरप्रेट करते हैं। पहले तो हम बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानते हैं, और दूसरी चीज हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानते हैं। सर हम बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे जान सकते हैं? बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दो फॉर्म में पता चलती है, या तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो प्रॉफिट या लॉस के फॉर्म में हमें बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है। और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है, वो एसेट और लायबिलिटी के फॉर्म में पता चलती है। ठीक है, एसेट लायबिलिटी क्या होता है वो उधर देखेंगे अगले चैप्टर में। आप ये समझ गए ना कि रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफाइंग क्या है, समराइजिंग क्या है, इंटरप्रेटिंग क्या है। जी चलिए फिर अब हम समझते हैं फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वो मनी फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। अगर नॉन फाइनेंशियल नेचर का है तो उसको हम ट्रांजैक्शन नहीं मान सकते, और अगर ट्रांजैक्शन नहीं मान सकते तो वो हमारे अकाउंटिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, अब नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, देखो अगर आप किसी को डोनेशन दे रहे हैं 10,000 रुपए का मान लो, ठीक है, जैसे अभी इंडिया में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई थी, तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ने कई करोड़ का डोनेशन दिया था कैश के फॉर्म में। ठीक है, या नगद नहीं दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू ही। लेकिन मैंने अभी जैसे आपको कहा कि चाहे कैश दे रहे हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रहे हो, दोनों क्या होता है, मनी फॉर्म में ही माना जाता है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज थी इंडिया में, तो जितने भी बड़े बिजनेस हाउसेस ने कई करोड़ का डोनेशन दिया था। तो वो जो डोनेशन वो कर रहे थे वो फाइनेंशियल नेचर का था, क्योंकि उसमें क्लियरली मेंशन होता था कि अडानी साहब ने 100 करोड़ का डोनेशन किया, अंबानी साहब ने 200 करोड़ का डोनेशन किया। तो प्योरली अमाउंट मेंशन होती है ना, तो वो फाइनेंशियल नेचर का होता था। और फाइनेंशियल नेचर वाली चीजों की ही अकाउंटिंग की जा सकती है, नॉन फाइनेंशियल नेचर वाली चीजों की अकाउंटिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, अब नॉन फाइनेंशियल कैसे हुआ, मान लो अडानी साहब के पास 4 ऑक्सीजन सिलेंडर पड़े हुए थे, और वो 4 ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने वेदांता हॉस्पिटल भिजवा दिए ताकि पेशेंट्स को हेल्प हो सके उससे। तो वो नॉन फाइनेंशियल हुआ, क्योंकि उसकी कीमत आप नहीं निकाल सकती है। ठीक है, और जिस चीज की आप फाइनेंशियली कीमत ना निकाल सके, उसको फाइनेंशियल नेचर में ना कन्वर्ट कर सके, पैसों में उसको ना कन्वर्ट कर सके, वो क्या होगा, नॉन फाइनेंशियल होगा। नॉन फाइनेंशियल चीजों की अकाउंटिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, समझ गई आप? तो अब आप पूरी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, अब आपको मेरी ख्याल से समझ में आएगी अच्छे से। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर यानी अच्छे से, सिग्निफाइड मैनर में, and in terms of money transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, अगर आप फर्स्ट और थर्ड डेफिनेशन में पढ़ती हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली यही पॉइंट्स को कवर करता है, बस लिखी अलग तरीके से गई है। अब पढ़ते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं टोटल? अकाउंटिंग के टोटल आपके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, चलो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ऐसा क्यों कहा जाता है? कोई भी आप नया सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे ना, आज आप अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर रही हैं, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा गया है कि आर्ट और साइंस दोनों है। लेकिन इसके अलावा आप आगे जाके कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे इनकम टैक्स पढ़ेंगी, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेगी, और भी कई सब्जेक्ट्स पढ़ेंगी। तो हर सब्जेक्ट जब आप शुरू करने जाएंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक जरूर होगा, ये सब्जेक्ट क्या है, आर्ट भी है, साइंस भी है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट का मतलब आप क्या समझती हैं? आर्ट का मतलब किसी चीज को करने की कोई कला, ठीक? और साइंस का मतलब क्या होता है? कुछ प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप कोई काम कर रही हो। तो अकाउंट्स में दोनों चीजें की जाती है, अकाउंट करना कला भी है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कई प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसको फॉलो करते हुए हमें ये करना पड़ता है अकाउंटिंग। इसीलिए अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। समझ में आया? चलिए, सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। ये तो अभी हमने डेफिनेशन के वक्त ही कवर कर लिया है ना, कि अकाउंट्स में केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। वो क्या है कि मान लो आपकी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में आपके लेबर्स ने 15,000 रुपए के माल का नुकसान किया, ठीक है? तो इस नुकसान को आप पैसों में डिनोट कर पाएंगे ना कि उन्होंने एग्जैक्ट 15,000 रुपए का नुकसान किया है। तो ये क्या हुआ? ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, एक फाइनेंशियल लॉस हुआ आपका, कि आप इसको डिनोट कर पा रही है पैसों के टर्म्स में कि कितने का लॉस हुआ है, ठीक है? और क्योंकि आप इसको पैसों में डिनोट कर पा रही तो ये फाइनेंशियल नेचर का है, तो इसकी अकाउंटिंग की जा सकती है, इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। बट मान लो वर्कर्स हड़ताल पे बैठे हैं, ठीक है, और अगर आपके वर्कर्स हड़ताल पे बैठे हैं तो क्या आप प्रोडक्शन कर पाएंगी कुछ का? क्या ऐसा संभव है? नहीं ना। उनके हड़ताल पे बैठने से सारी सी बात है, आपका प्रोडक्शन रुकेगा, आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, आपका प्रोडक्शन हैम्पर होगा, तो आपका बिजनेस भी हैम्पर होगा, तो उसकी वजह से आपका नुकसान होगा। पर क्या उस नुकसान को आप पैसों के टर्म्स में गिन पाएंगे कितने का नुकसान हो रहा है? नहीं, तो बिजनेस में ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब एक दिन में हर रोज 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रही है, 5,000 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रही है। किसी दिन हो सकता है ज्यादा होती है, कभी कम होती है, वो एग्जैक्टली मेजर किया ही नहीं जा सकता, और एस्टिमेटेड बेसिस पे कोई काम हो नहीं सकता। अकाउंटिंग तो एक्यूरेट करनी पड़ेगी ना, हम एस्टिमेटेड तो कर नहीं सकते। हो सकता है हमने आज इतने गुड्स प्रोड्यूस किए होते तो इसके बराबर इतना लॉस बैठा है, एस्टिमेटेड बेसिस में यहाँ काम नहीं हो पाएगा, हमें यहाँ एक्यूरेट चीजें ही रिकॉर्ड करनी होती है। तो जाहिर सी बात है, आप एक्यूरेटली नहीं बता सकती ना कि कितने का नुकसान हो रहा है, और जब आप एक्यूरेटली नहीं बता पा रही तो एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, और इसकी हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है? हालांकि इसकी वजह से हमारे बिजनेस पे बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, हो सकता है हम लॉस में चले जाए, लेकिन तब भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? ये डायरेक्टर की रिपोर्ट वगैरह में जाता है, पर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में हमारे नहीं जाता। चलो, तीसरी चीज, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, कि हम जो भी हमारे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होंगे उनको मनी टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी रुपए में ही रिकॉर्ड करेंगे। सर, डॉलर में रिकॉर्ड नहीं हो सकता? हाँ, डॉलर, पाउंड, जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, ठीक है, येन, युआन, जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, इनमें भी अकाउंटिंग करते हैं, पर वो अकाउंटिंग आप बीकॉम में सीखेंगी। अभी 11th-12th में आप जितनी भी अकाउंटिंग सीखेंगी वो रुपए के टर्म्स में ही सीखेंगी, और जिन चीजों को आप रुपए के टर्म्स में डिनोट कर सके,
वही चीजें आपकी मनी टर्म्स में मानी जाएंगी और उन्हीं चीजों को आप रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंटिंग। ठीक है, क्लियर है? यहाँ जितने पैराग्राफ दिए हुए हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। अप्रोक्सीमेटली लगभग सभी बात आपको समझा दी है, और अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक। चौथा, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग तो अभी हमने समझा था, है ना? क्लासिफाइंग हमारा सेकंड स्टेप था रिकॉर्डिंग समझने के बाद, कि जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद हमने रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, जिन ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को हमने रिकॉर्ड किया है जर्नल में, उनको हम लेजर में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और वो क्लासिफाई कैसे करते हैं, उनके सेपरेट अकाउंट्स बना के। क्या किया जाता है, उनका सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। जर्नल में क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन को डेबिट किया जाता है, कुछ ट्रांजेक्शन को क्रेडिट किया जाता है, और उस हर एक ट्रांजेक्शन का सेपरेट अकाउंट, सेपरेट खाता लेजर में खोला जाता है। तो इसीलिए यहां पे ये शब्द है सेपरेट अकाउंट्स। ठीक है, क्लियर है मैम? चलिए, पांचवा है समराइजिंग। समराइजिंग क्या था, हमारा थर्ड चीज थी जो हमने उसमें सीखी थी अभी डेफिनेशन में, कि हमने क्या सीखा था, कोई भी ट्रांजेक्शन और इवेंट जब भी बिजनेस में अगर करता है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम सब क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसको जाके लेजर में क्लासिफाई करते हैं। अभी इसमें हमने सीखा कि क्लासिफाई कैसे करते हैं, उसके सेपरेट अकाउंट बना के। थर्ड हम क्या करते हैं, उसको फिर समराइज करते हैं। कहां पे समराइज करते हैं मैम? अरे बताइए। हाँ, अरे समराइजिंग कहां पे की जाती है, समराइजिंग की जाती है कहां, ये पेज था ना, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, तो समराइजिंग हमारी कहां की जाती है, ट्रायल बैलेंस में की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी सेपरेट अकाउंट आपने बनाए थे लेजर में, उससे कुछ कुछ बैलेंस आए होंगे, उन बैलेंसेस को एक सिंपल पीस ऑफ पेपर पे लिख लिया जाता है समराइज फॉर्म में, इसलिए इसको समराइजिंग नाम दिया गया है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स भी इसी ट्रायल बैलेंस की मदद से बनते हैं। जो फाइनल अकाउंट है आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो भी इसी फाइनल अकाउंट्स की मदद से बनते हैं। ठीक, ये अकाउंटिंग साइकिल है आपकी। ट्रांजैक्शन क्या होगा, सबसे पहले जर्नल में या तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है इसको। सब्सिडरी बुक्स, और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है। ठीक, जर्नल के बाद क्या है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस, और फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जो चीज हमने सीखी थी ना, कि जर्नल के बाद लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स। ठीक, उसी को उसने एक गोला बना के, सर्कल बना के एक कॉन्सेप्ट बना दिया आपका, जिसको कहते हैं हम अकाउंटिंग साइकिल। लेकिन आपने ये सिंपली सीख लिया था कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन के बाद सबसे पहले क्या है, जर्नल, फिर सेकंड लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, और फिर ये फाइनल अकाउंट्स, यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ क्या है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, थर्ड स्टेप था आपका समराइजिंग, यानी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को समराइज फॉर्म में आप यहां लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में, और उसके बाद क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स, कहां पे, फाइनल अकाउंट्स में। और आप फाइनल अकाउंट्स में रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, या तो आप बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, या तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी, प्रॉफिट या लॉस के फॉर्म में, और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी, एसेट या लायबिलिटी के फॉर्म में। ठीक है, हेलो, क्लियर है ये? हाँ, चलो ये भी हो गया। अब लास्ट है क्या, कम्युनिकेटिंग। इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी सारी अकाउंटिंग करने के बाद, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सब कुछ करने के बाद जब हमारे फाइनल अकाउंट्स बन जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट्स आया है फाइनल अकाउंट से,
प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो आपकी बनी है, उसको आप क्या करेंगे, अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स दो प्रकार के होते हैं, कल सीखेंगे ये क्या है। यूजर्स दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, दो तरीके के यूजर्स होते हैं बिजनेस में, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। तो जो आपके बिजनेस में फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस आया है और आपकी बैलेंस शीट जो बनी है, उसको आप क्या करते हैं, जाके इन इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं, यानी दिखाते हैं जाके उन्हें। ठीक है, क्लियर है मैम? तो हमने मीनिंग समझ ली है और कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए अकाउंट्स के। क्लियर? अब हम इसके बाद कल से ऑब्जेक्टिव वगैरह समझना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे। आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? ऑनलाइन क्लास तो चलती होगी, तो इस समय कौन से चैप्टर पे हूं? हाँ, इसी पे। अच्छा अच्छा अच्छा, डबल एंट्री पे। ठीक है, ठीक है मैम। तो इतना जितना हम लोगों ने पढ़ा है आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दो टॉपिक आप रिवाइज कर लीजिएगा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके आगे कल पढ़ेंगे। अब आप ये बता दीजिए कि आपको जो टाइमिंग है वो ये 2:30 का टाइम आपको ठीक लग रहा है, जमेगा, कि 6 to 7 का टाइम जमेगा? जी, जो भी आपको ठीक लगे दोनों में से, 2:30 to 3:30